हेलो दोस्तों। जैसा कि कल हम आप लोग को बताए थे कि सेल क्या होता है, उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की बाहरी परत होती है या बाहरी वाल कहते हैं। वह प्रोटीन का बना होता है और वह सेल की दीवार जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। यह प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा नंबर में हम सेल वॉल की बात कर लें। सेल वॉल को हिंदी में हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है। और प्लांट में पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है, यह सेल को शेप और साइज़ देने का प्रदान करता, मतलब उसमें आकार और साइज़ प्रदान करता है। ठीक है। और प्लांट सेल किसका बना होता है ये भी बता देते हैं। सेलुलोज का बना होता है। जैसा कि आप लोग कपड़ा, धागा, कागज़ आदि सब नोट वोट देखे हैं ना, वो सब किसका बना होता है, सेलुलोज का। मतलब कि प्लांट सेल से निकाला हुआ सेलुलोज से बना होता है। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें ही एनर्जी बनती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी परत प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। इसके अंदर में इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्रिस्टी तो कहते हैं, लेकिन इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगी, अब उसको भी बता देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निर्माण के लिए एक क्रेब्स साइकिल चलती है। ठीक है। जब वह साइकिल चलेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ऊर्जा निर्माण के लिए जो साइकिल चलती है उसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। जैसे क्रेब में क्या है, O2 है। O2 के बाद वह ATP का निर्माण करेगा। कितना ATP, जिसको एड्रिनल ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है। उसके ATP बनेगा, उसके बाद 38 ATP बनेगा, उसके बाद एक ग्लूकोज का निर्माण होगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ लेगा ग्लूकोज कहाँ बनता है, आप सीधे बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने ATP की ज़रूरत होती है, 38 ATP की। ठीक है। और इसको एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया को आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है। यह परिवहन का काम करता है। जैसे कभी कभी काम करने से कहीं की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जैसे आप कभी दौड़ रहे हैं तो आपकी वहाँ की एनर्जी कम हो जाती है, तो ये जो गोल्जी बॉडी है वही वहाँ पर जैसे एनर्जी को ले जाने का काम करता है। जैसे आप कहीं दौड़ रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है थकान लग रही है कि हम अभी बैठ जाएं, लेकिन जो है जब थकान लगती है तो उस पर भी एनर्जी ख़त्म होती है। उस एनर्जी को ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, वैक्यूल, जिसे रसधानी कहते हैं। सेल के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य को वैक्यूल कहते हैं। ठीक है। मतलब यह जैसे सेल है, सेल के अंदर पानी भी तो चाहिए। अब पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वैक्यूल में होती है, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है और सभी सेल को मतलब वाटर प्रोड्यूस करता है ताकि वह जीवित रह सकें। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, सेंट्रोसोम, जिसका हिंदी में कहते हैं तारक काय। यह बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इस सेल की खोज किए थे। यह कोशिका विभाजन में काम करता है। जैसे एक कोशिका है, दूसरे कोशिका में अगर उसको डिवाइड होना है तो सेंट्रोसोम काम करता है। जैसे छिपकली देखिए, आप लोग छिपकली देखे हैं ना, अगर आप उसको जब पकड़ने जाएंगे वो अपना जैसे पीछे का टेल या पूंछ काट देती है, लेकिन फिर उसके बाद आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी टेल में सेंट्रोसोम ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए वहाँ फिर से नया टेल उत्पन्न हो जाती है। ठीक है।
देखिए, सेंट्रोसोम से ही कैंसर होता है। जब अनकंट्रोलेबल सेंट्रोसोम आर डिवाइडेड इनटू एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर मेड अप बाय सेंट्रोसोम। देखिए, जब भी आप कहीं भी या किसी वक्त जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे और जहाँ पर मसल्स जैसे ये सब बनेंगे तो वहाँ पर कैंसर का भी रूप लगते हैं। जैसे आप कहीं भी अगर सेल डिवीज़न हो रहा है, जहाँ अनकंट्रोल सेल मतलब डिवाइड हो जाएगी, वहाँ की नसें या वहाँ का मसल्स फूल जाएगा, जिसे हम कैंसर का नाम दे सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। यह सेल में क्या कार्य करता है, मतलब कोशिका में क्या करता है? यह एक प्रकार का स्केलेटन है हड्डी का काम करता है। ठीक है, जैसे अभी मानो सेल यहाँ पर है, अगर उसको स्केलेटन नहीं रहेगा, जैसे अगर कोई कहीं भी हल्का सा टच कर दे तो सेल क्या है, एक दूसरे में चिपक जाएंगी, या उसको कहते हैं ना, चिपक जाएगी तो वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक हड्डी का काम करता है स्केलेटन का। अब इंडोप्लाज्मिक दो प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं। रफ वाले में क्या है, खुरदुरा रहेगा। ठीक है, जो खुरदुरा रहता है उसके बीच में पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, और स्मूथ वाले पे फैट रहेगा। जैसे आपको बता दें, यहाँ पर तो खुरदुरा है, ये जो है यह एक राइबोसोम है, और राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कह सकते हैं राइबोसोम को। और स्मूथ जो है फैट का निर्माण करता है। ठीक है, समझ आ गया ना? राइबोसोम इज़ द प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है या कोशिकांग होता है। ठीक है, एक प्रोटीन का और इम्पॉर्टेंट आपको बता दें, किसी भी चीज़ को बनाना एनाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे एक सेल है दूसरी सेल को बना रही है तो उसे हम एनाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को तोड़ना कैटाबॉलिज्म, जैसे फूड डाइजेस्ट को, जैसे फूड का पार्टिकल्स आप लोग ने निगल लिया, उसके बाद इसमें एंजाइम्स हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। अब अगला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसमें